this is Shubham Agrari and you are watching EPC Electrophysics classes and today I am coming with new topic Principle of Superposition। तो लास्ट टर्न पर जो हमने बात करी थी कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है, क्लास 12th फिजिक्स पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हमने पहले 3 वीडियो देख लिए है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो जाकर एक बार वीडियो को देख सकते हैं, तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो अब उसी के आगे बात करते हैं आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका हिंट कुछ मैंने आपको कल ही दे दिया था अपने वीडियो में, यानी प्रीवियस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ की, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहे थे हम कि अगर यहाँ पर हम क्या करें, चार्ज के कलेक्शन की बात करते हैं अगर, ठीक है, कि अगर यहाँ पर एक कोई चार्ज है, कोई टेस्ट चार्ज Q0 है, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज, इसका हमने नाम दे दिया टेस्ट चार्ज। क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई होगा अदर चार्जेस का, उसी का टेस्ट करने हम जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं हम लोग, एक XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ये हो गया X, ये हो गया Y और ये हो गया Z, ठीक है। Z का कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कुछ ऐसे ले सकते हैं यहाँ पर, ये, ठीक है। पर अभी हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ XY प्लेन पर बात करेंगे यहाँ पर, कि अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये Q0 चार्ज, ठीक है, इसके अराउंड बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ज है Q1, एक चार्ज कोई यहाँ पर हम ले सकते हैं Q2, दूसरा तीसरा कोई चार्ज एक हम यहाँ पर ले लिए Q3, ठीक है। तो Q1, Q2 और Q3, यहाँ पर 3 चार्ज हो गए, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, या ये भी इनके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर ही फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर ही फोर्स लगाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी थर्ड चार्ज के, जब 2 चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो थर्ड चार्ज के प्रेजेंस से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रेजेंस या एब्सेंस का फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर Q0 और Q1 के बीच में जो जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, Q0 और Q1 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ठीक, तो अब अगर ये Q1 Q0 पर फोर्स लगा रहा है, इसकी डायरेक्शन हम इधर ले लिए, ठीक है, और ये फोर्स किस पर लग रहा है, Q0 पर लग रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया F0 ड्यू टू Q1, ये हो गया। अब ऐसे Q2 का ले सकते हैं हम लोग यहाँ से, तो Q2 से Q0 की डिस्टेंस को इससे मीट करा देते हैं यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हमें पता है ये कहाँ पर फोर्स अप्लाई करता है, लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ 2 चार्जेस। तो इसको हमने इससे मीट करा दिया। Q2 Q0 पर फोर्स लगा रहा है, इसकी डायरेक्शन हमने इधर ले ली, ठीक है। और अब जब इधर डायरेक्शन ले लिया, और वैसे ही हम किसके लिए ले सकते हैं, इसका नाम क्या दे देंगे यहाँ पर हम लोग, F0 ड्यू टू चार्ज Q2। और वैसे ही हम लोग Q3 और Q0 को मीट करा देते हैं एक लाइन से, इसको हमने मीट करा दिया और इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, क्योंकि Q3 जो है ये Q0 पर फोर्स लगा रहा था, Q3 Q0 पर फोर्स लगा रहा था, इसको हमने क्या नाम दे दिया, F03, ठीक है। तो ये जो सेवरल चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, Qn हो सकते हैं, इस Q0 चार्ज पर कितना फोर्स लगाएंगे, इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही हो गया कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, कि एक सिंगल चार्ज पर जो अदर चार्जेस फोर्स लगाते हैं उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल सम कर देते हैं सारे चार्जेस का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, या फिर इसका स्टेटमेंट हम कैसे देंगे, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, टोटल फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग
to this principle total charge, according to this principle total force on charge Q naught is vector sum of all the individual forces, क्लियर। तो हमने क्या लिखा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड by other charges like Q1, Q2 and so on Qn। क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब जैसा स्टेटमेंट दिया है उसी को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे अब यहां पर हम लोग, इन जनरल ठीक है। अगर हम एज्यूम कर ले Q नॉट पर जो फोर्स लग रहा है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं F नॉट, तो ये किसके इक्वल होगा, चार्ज ऑन Q नॉट ड्यू टू 1 प्लस चार्ज ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q2 प्लस एंड सो ऑन चार्ज ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्ज Qn। ये इसके इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। मतलब एक अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखें, क्योंकि कोई भी बॉडी होगी वो कलेक्शन ऑफ चार्ज होगी, तो अगर ये बॉडी ये कलेक्शन ऑफ चार्ज है और इसके अंदर, अभी हम बाहर की बात नहीं कर रहे, बाहर की बात बाद में पढ़ेंगे, अभी इसके अंदर की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कोई एक सिंगल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसे कैलकुलेट करना होगा, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। ओके, तो इतना फटाफट नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और उसके बाद हमें करना क्या है, F01, F02 एंड सो ऑन F0n निकालना है और वैल्यू यहां पुट कर देनी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट करते हैं इसको, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्लियर। अब हम आगे देख रहे हैं कि हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे फोर्सेस को, ठीक है, इंडिविजुअल फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q1, ठीक है, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q1। इसे कैसे लिखेंगे हम लोग, सिंपल, हमको पता है कूलॉम्स लॉ से कि फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। तो हमने Q1 ले लिया Q नॉट और Q2 की प्लेस पर लिख दिया Q1 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम R क्या लेंगे, ठीक है, उसकी बात देख लेते हैं। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमने यहां पर एक R ले लिया, ठीक है, जिसका नाम रख दिया R10, ठीक है, इसका स्क्वायर, और साथ में हमने क्या करेंगे, यहां पर एक यूनिट वेक्टर लिख दिया R कैप, ठीक है। अब ये R10 का मतलब क्या हो गया, ये आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ा होगा। देखो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो पूरा का पूरा वेक्टर है, मतलब अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और सेम जैसे पूरा का पूरा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर है, वैसे ही मैग्नेटिज्म जब पढ़ेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बस उसी को रिप्लेस कर देंगे बाई बी।
मतलब मैग्नेटिक फील्ड से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आप अगर सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ लो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये इतना हेल्पफुल रहेगा आपके लिए कि आपको वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंपली रिप्लेस करना है आपको वहाँ पर, ठीक है। तो मैं कह रहा था इसका मतलब क्या हो गया समझ लो। जैसे ये चार्ज Q0 जो है ये ओरिजिन O है, ठीक है, इससे सर्टेन डिस्टेंस पर है, हमने अज्यूम कर लिया ये R0 है, ठीक है। मतलब अगर हम इससे इसकी डिस्टेंस को देखें, ठीक है, तो थोड़ा इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक। चलिए अब अगर हम ये देखें कि इससे इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई, R0 हो गई, ये हो गई R0, ये Q0 की डिस्टेंस हो गई। अब इस ओरिजिन से Q1 कितनी डिस्टेंस पर है, हमने इसको बोल लिया R1, तो ये डिस्टेंस हो गई कितनी, R1, ठीक है, ओके। ये R0 हो गया, ये हो गया R1, क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ से इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो वेक्टर सम करते थे, ठीक है, पॉलीगन्स में सेम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर ये R1 प्लस, अब अगर हम इसको, ये जो यहाँ पर लाइन है इसको हम बोलेंगे R10, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R10 इक्वल R0। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R1 प्लस R10 इक्वल होगा R0 के। तो यहाँ से R10 की वैल्यू जो आ जाएगी R0 माइनस R1, ठीक है, इस फॉर्म में निकल करके आएगी, क्लियर। चलिए तो ये आपको क्लियर हो गया ना, ये कैसे यहाँ पर आया, ठीक है। तो चलिए ये हमने लिख दिया, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं, ये क्लियर। ऐसे ही हम लिख देते हैं F0 ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज 2, यानी Q2। तो फिर से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q2 अपॉन R1 की प्लेस पर लिखेंगे 20 स्क्वायर, यहाँ पर भी R20 कैप, ये हो गया नंबर 2। तो ये F0 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। कहाँ तक ले ले हम लोग, अब F0n ले लेते हैं, तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 Q0 ड्यू टू Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे Rn0 कैप, एंड सो ऑन। ये ऐसे इक्वेशन कोई बन गया, ठीक है। इसको हम अब यहाँ पर थर्ड बोल देते हैं, पर एंड सो ऑन ये n नंबर हो सकता था, ठीक है। तो ये जो n चार्जेस थे उनकी वजह से Q0 पर कितने फोर्स लग सकते थे ये हमने लिख दिया। अब इसको हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे वेक्टर सम। देयरफॉर F वेक्टर F0 इक्वल F01 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R10 कैप, ये हो गया F01 की वैल्यू, प्लस F02 की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ड्यू टू Q2 अपॉन R20 स्क्वायर R20 कैप, प्लस एंड सो ऑन प्लस। अब वैसे ही F0n के लिए लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 ड्यू टू Qn अपॉन Rn0 स्क्वायर Rn0 कैप। क्लियर है, ये चीज़ें तो आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी अभी तक। अब इसमें करना क्या है, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है टर्म यहाँ पर, तो देखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q0 ये टर्म पूरे में कॉमन है, तो इसे हम कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसे हम कॉमन कर लेते हैं।
ये एफ नॉट जो है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एफ नॉट, और हमने क्या टर्म कॉमन लेने की बात करी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्यू नॉट भी बाहर था तो यहाँ पर क्यू नॉट भी बाहर कर देते हैं, ये कॉमन हो गया। अंदर क्या क्या बचा उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अंदर यहाँ पर क्या बचा था आप लोग बताइए फटाफट से। यहाँ पर क्या बच रहा था, Q1 बच रहा था अपॉन में R, यहाँ पर क्या बच रहा था R10 स्क्वायर और R10 कैप, ये बचा, क्लियर, प्लस Q2 अपॉन R20 स्क्वायर R20 कैप, क्लियर, प्लस एंड सो ऑन, प्लस कहाँ तक Qn अपॉन Rn नॉट स्क्वायर Rn नॉट कैप। ये हमने इतना टर्म कॉमन ले लिया, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से इसको अगर हम जनरलाइज करना चाहें, एक जनरलाइज फॉर्मूला इसका बना दे, तो हम इसको किस टर्म में जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सीरीज के फॉर्म में चल रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए इसको अगर हम लोग जनरलाइज कर देते हैं तो हम क्या लिखेंगे, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको जनरलाइज कर देंगे तो क्या लिखेंगे, समेशन, समेशन का सिंबल आपने ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है, I = 1 to n, ये इसकी लिमिट लगा दी, I की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, 1 से लेकर के n तक। चलिए जनरलाइज कर देते, क्यों I RI नॉट कैप, I की वैल्यू यहाँ पर चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे I की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 नॉट, Q1 1 नॉट, ये आ जाएगा। I की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, R2 नॉट स्क्वायर, R2 नॉट स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, R2 नॉट 0 कैप, Q2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और I की वैल्यू n कर देंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा यहाँ से। ये हमने समेशन के फॉर्म में इसको लिख दिया है, ठीक है। अब अगर आप इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो सिंपल जैसे हमने यहाँ पर लिखा था इसको, बस वैसे ही आपको इसको लिखना है, ठीक है। तो इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या करेंगे इसको, F नॉट, क्लियर, यहाँ पर Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट कर दिया यहाँ पर, सेम इसको ऐसे ही कर दीजिए, I = 1 to n। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला कि इसको यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ लिखेंगे QI, इसको अभी अगर हम यहाँ पर RI नॉट स्क्वायर और R कैप की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, या सिंपल अगर हम यहाँ पर R भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो टर्म था ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पहले से कि अगर ये ऐसा होगा RI नॉट कैप तो ये क्या होता है, वेक्टर R, अगर कुछ ऐसा होता है R कैप तो वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R, ठीक है। इसको ऐसे लिखते थे यूनिट वेक्टर को, हमने वही यहाँ पर लिख दिया है, तो ये क्यूब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसकी प्लेस पर यहाँ क्यूब कर देते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्म ये भी हो गया, क्लियर। अब यहाँ से अगर RI नॉट या फिर I की प्लेस पर अगर 1 करते तो 1 नॉट, तो हम लोग क्या लिखते हैं, R नॉट माइनस R1, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसको, Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I = 1 to n QI अपॉन, अब देखिए RI नॉट, ठीक है, I नॉट। अब ये I नॉट कैसा है यहाँ पर, ये बिल्कुल क्या है, एक मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है
तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसका वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे तो 1 की प्लेस पर हमने क्या लिखा था, आई, तो आई लिख दिया, नॉट को नॉट लिख दिया, यहाँ पर भी नॉट लिखना, लिख दिया नॉट, यहाँ पर 1 की प्लेस पर आर आई कर दिया, ठीक है। ऐसे इसी को उठा करके यहाँ पुट कर देना है हमको। तो क्या लिखेंगे, आर नॉट माइनस आर आई इसका क्यूब, ठीक है, क्लियर। और इसकी प्लेस पर वो जो वहाँ पर वैल्यू लिखी गई है सेम वैसे ही लिख देंगे, आर नॉट माइनस आर आई, और ये वेक्टर का नोटेशन लगा दिया, ठीक है। और ये हो गया एफ नॉट, ठीक है। तो ये हमने इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख दिया है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इस पर वेक्टर का साइन लगा दीजिएगा फटाफट, ऐसे और ऐसे, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि किसी भी सिंगल चार्ज पर अदर चार्जेस कितना फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है, उसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग इंडिविजुअल सम करके। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था जिसकी हेल्प से हम लोग टोटल फोर्स निकाल सकते हैं, नेट फ्लक्स निकाल सकते हैं, नेट पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी एक सिंगल चार्ज पर, इस सिंगल चार्ज पर कितना पोटेंशियल है वो भी निकाल सकते हैं, कितना फ्लक्स है वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक सिंगल चार्ज के लिए जो जो चीज़ें हमें निकालनी हो वो सब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए, या फिर अगर पोटेंशियल एनर्जी भी इससे निकालनी होगी हमें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑन चार्ज क्यू नॉट, वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो होप कि आप लोगों को पहले वाला वीडियो पसंद आया होगा और इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।